नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एकेएस स्टडी चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम सेक्शन 35 तक देख चुके हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का 35 तक देख चुके हैं। आज हम देखेंगे सेक्शन 36। सेक्शन 36 में कहता है दोस्तों, रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन मैप, चार्ट और प्लान। मैप और चार्ट में जो स्टेटमेंट होता है उसको रिलेवेंट फैक्ट मानते हैं। और पीछे भी आप देख रहे होंगे बिहार का मैप और इस साइड इंडिया का मैप, तो ये दोनों मैप है और इसको क्या मानते हैं, कंक्लूसिव प्रूफ। क्यों? क्योंकि जो सेक्शन 4 में दिया हुआ है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और तीसरा है मस्ट प्रिज्यूम, जिसको बोलते हैं कंक्लूसिव प्रूफ, तो उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता है और उसको रिवर्ट करने का कोर्ट परमिशन भी नहीं देगी, और उसके अगेंस्ट साक्ष्य लाने का परमिशन कोर्ट नहीं देगी। और इस मैप को लेकिन सरकारी अथॉरिटी द्वारा बनाया जाना चाहिए या सरकारी अथॉरिटी के परमिशन के बाद ये मैप और जो इंडिया के मैप पे बनाया जाना चाहिए। यदि सरकारी अथॉरिटी के बाद दोनों मैप बनाया गया तो इसके अगेंस्ट कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने नहीं दिया जाएगा। तो हम देखते हैं दोस्तों सेक्शन 36, रिलेवेंसी ऑफ अ स्टेटमेंट इन मैप, चार्ट एंड प्लान्स। A statement of fact in issue or relevant fact made in published maps or charts generally offered for public sale in map, plan made under the authority of central government or any state government as to matters usually represented or stated in such map, chart, plans are themselves relevant fact। किस चीज के बारे में बोलता है? मैप और चार्ट में जो मैटर है, जैसे मैप और चार्ट में दिया है ये किशनगंज, अररिया, सुपौल, ये पटना डिस्ट्रिक्ट है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो मैटर दिया गया है ये रिलेवेंट फैक्ट है। हम क्या पढ़ रहे हैं? रिलेवेंट फैक्ट पढ़ रहे हैं 5 से लेके सेक्शन 55 तक। और ये इंडिया का मैप दिया है, इंडिया में ये लद्दाख दिया है और ये जम्मू कश्मीर दिया गया, तो ये रिलेवेंट फैक्ट है। इंडिया में उत्तर प्रदेश दिया है, महाराष्ट्र दिया है, मध्य प्रदेश दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश दिया गया, इंडिया का पार्ट है। और ये अरुणाचल प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है दिखाएगा, सिक्किम दिया गया, वेस्ट बंगाल दिया गया, तो ये क्या है? ये रिलेवेंट फैक्ट है। अब देखते हैं दोस्तों सेक्शन 37, रिलेवेंसी ऑफ अ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट टू पब्लिक नेचर कंटेन्ड इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशन। जो एक्ट है जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन पेनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1972, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 1200, आर्म्स एक्ट, उसी तरह से SC ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट 1889। तो ये सब में जो रिलेवेंसी ऑफ अ स्टेटमेंट टू फैक्ट टू पब्लिक नेचर कंटेन्ड इन सर्टेन एक्ट्स एंड नोटिफिकेशन, ये एक्ट और नोटिफिकेशन में जो बातें दिया गया है वो भी रिलेवेंट फैक्ट है। वो क्या है? रिलेवेंट फैक्ट है। When the court has to form an opinion as to existence of any fact of a public nature का ये दिया गया, ये सब फैक्ट है क्या है? पब्लिक नेचर का है, जो सभी पब्लिक को सुलभ है, सभी पब्लिक इसके बारे में जानता है। Any statement of it made in a recital contained in any act of Parliament of United Kingdom or in any central act, provincial act or a state act or in a government notification by the crown representative appear in the official gazette। देखो अभी क्राउन और यूनाइटेड किंगडम ये तो कम से कम अभी हटाना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार सारे एक्ट पढ़ना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। और यही नहीं, बहुत जगह CRPC में, CPC में, IPC में, तो ये सब थोड़ा सा दिक्कत है, उसका अब तो हटाना चाहिए जो कि रिलेवेंट नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इन एनी प्रिंटेड पेपर्स purporting to be London Gazette or government gazette of any dominion, colonial possession of His Majesty is a relevant fact। रिलेवेंट फैक्ट इंडिया के एक्ट है और एक्ट में लिखी हुई बात है। अब इंग्लैंड के एक्ट में लिखी हुई बात
वहां के लिए रिलेवेंट है, या वहां के कोई केस आएगा, वहां के कोई बंदा इन्वॉल्व होगा, या यहाँ से बंदा कोई जाता है वो इन्वॉल्व होगा, तो वो रिलेवेंट फैक्ट हो सकता है। लेकिन वहां के एक्ट में क्या लिखा है, वो यहाँ के लिए, यहाँ के कोर्ट के लिए अभी रिलेवेंट फैक्ट नहीं है। रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेन्ड इन लॉ बुक्स, जो लॉ बुक में है, लिखा हुआ है, उसको फैक्ट माना जाएगा और रिलेवेंट फैक्ट है। उसको कोई बोलता है लेटेस्ट अमेंडमेंट द्वारा सर इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है, तो लेटेस्ट अमेंडमेंट आपको दिखाना है। फिर when the court has to form opinion as to law of any country, any statement of such law contained in any book purported to be printed or published under the authority of the government of such country, and to contain any such law, and any report of ruling of the कोर्ट का रूलिंग ही बोल रहा, कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हाई कोर्ट का जजमेंट, रिलेवेंट फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पूरी कंट्री में लागू होता है, हाई कोर्ट का जजमेंट पूरे स्टेट में लागू होता है, या जहां जहां उसका जुरिडिक्शन है। जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट है तो अंडमान निकोबार में मिला होगा, क्योंकि अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कलकत्ता है। और यदि जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है तो वो लद्दाख में भी लागू हुआ, क्योंकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी का भी हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर है। पहले गुवाहाटी में सिर्फ एक हाई कोर्ट था, अभी तो मणिपुर, शिलोंग और ईटानगर बहुत जगह हाई कोर्ट बना दिया गया है। लेकिन पहले जब गुवाहाटी में सिर्फ हाई कोर्ट था, तो गुवाहाटी का हाई कोर्ट का जजमेंट जो है सिर्फ आसाम में नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर जो स्टेट है उसमें लागू होते थे। तो यही बोल रहा है कि जो रूलिंग ऑफ द कोर्ट और लॉ बुक में जो लिखा हुआ है मैटर, वो रिलेवेंट फैक्ट है। और रूलिंग ऑफ द कोर्ट रिलेवेंट फैक्ट क्यों है, वो फैक्ट ही क्यों नहीं है? तो कोई बोलेगा कि सर इससे पहले, इससे भी लेटेस्ट आया है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जिससे इसके बाद को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है, तो दिखाओ, इसलिए रिलेवेंट फैक्ट माना गया। What evidence to be given when a statement form part of the conversation, document, electronic record, book, series, letter or papers? कहता है कि when any statement which evidence is given form part of longer statement, लंबा स्टेटमेंट का कोई छोटा सा पार्ट है और उसका डॉक्यूमेंट एविडेंस दिया जाना है, ऑफ ए कन्वर्सेशन का, या पार्ट ऑफ आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट, या बड़ा डॉक्यूमेंट उसका छोटा डॉक्यूमेंट है, इज कंटेन्ड इन ए डॉक्यूमेंट विच फॉर्म पार्ट ऑफ ए बुक, सॉरी, जो बुक का ही एक पार्ट है, एक पेज है, एक चैप्टर है, तो वो क्या है, सब रिलेवेंट फैक्ट है। इज कंटेन्ड इन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में भी उसको अब डॉक्यूमेंट माना गया है। ऑफ ए कनेक्टेड सीरीज ऑफ लेटर और पेपर, एविडेंस शैल बी गिवन so much as no more of the statement, conversation, document, electronic record, book, series, letter, paper as the court consider necessary in that particular case to full understanding the nature, effect of the statement and the circumstances under which it was made। वो particular जो portion relevant है, जैसे सीसीटीवी कैमरा दिन भर रिकॉर्डिंग हो रहा, लेकिन जब चोरी हुआ उस समय का पूरे घटना, 1 घंटा का, चोर कैसे लिया, कैसे सामान लेकर के छुपाया और कैसे लेके भागा, चोर का चेहरा क्या है, फेस उसका कैसा है, हाइट कितना है, और उसका सब कुछ पार्टिकुलर, तो ये सब क्या है, ये रिलेवेंट फैक्ट है। और उतना ही पोर्शन जो फॉर्म पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, उतना ही रिलेवेंट फैक्ट है। किताब पूरा है तो पूरा किताब नहीं, साल भर का रिकॉर्डिंग है, 1 महीना का रिकॉर्डिंग, तो पूरा रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, सिर्फ उस घंटे का जिस घंटे चोरी हुई है। और किसी की बुक में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई बुक में कुछ लिखा है कि इसने मेरे से 1000 रुपया लिया, इस तरह से जो उधार लिया सबका लिखा हुआ, तो सिर्फ वो पोर्शन, वो पेज जो इसने 1000 रुपया लिया, वो रिलेवेंट है, उससे भी काम चल जाएगा। अब कहता है प्रीवियस जजमेंट रिलेवेंट टू बार ए सेकंड ट्रायल, सेकंड सूट भी, सूट मतलब सिविल केस, ट्रायल मतलब क्रिमिनल केस। तो जो एग्जिस्टिंग ऑफ एनी जजमेंट ऑर्डर डिग्री विच बाय लॉ प्रिवेंट्स एनी कोर्ट, मतलब रेस जुडिकाटा, फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ए सूट और होल्डिंग ए ट्रायल is a relevant fact when the question is whether the such court ought to take cognizance of such suit or hold such trial। तो no, matter is sub judice, मतलब ट्रायल इज गोइंग ऑन,
then also second suit cannot be filed on the same matter, same subject, same issue of fact, same fact in issue. If matter is adjudicated, means already completed, trial is completed, judgment is given, then again, whether you are satisfied or not, second suit cannot be filed. You can go for revision, you can go for appeal, you can go for review, you can go for reference, you can go for writ, you can go for SLP, you can go for curative petition, you could go for 226 in High Court, you can go under 32 article in Supreme Court, but retrial or reinstitution of suit cannot be happen, cannot take place. Next, section 41, relevancy of certain judgment in probate or jurisdiction. A final judgment order or a degree of a competent court in the exercise of probate, matrimonial, administrative, insolvency, jurisdiction, which confer upon, takes away from any person, any legal character, which declare any person to be entitled to any such character, to entitled to a specific thing, not to against any specified person, but absolutely relevant when the existence of any such legal character or title of any such person or such thing, then it is a relevant fact. दोस्तों, ये सेक्शन 41 में कहता है कि सर्टेन जजमेंट, जो जजमेंट पहले का दिया गया है, जिसके द्वारा किसी के लीगल कैरेक्टर में बताया गया, कोई कन्विक्टेड किया गया है, किसी को इंटाइटल किया गया है किसी प्रॉपर्टी में, तो वो क्या है, रिलेवेंट फैक्ट होगा। ऐसा नहीं कर सकते, उससे कोई मतलब है नहीं, और फ्रेश ट्रायल होगा और फ्रेश मैटर होगा, नहीं, वो जजमेंट दे करके उसको रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा और उसको कंसीडर किया जाएगा। रिलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट ऑर्डर और डिग्री अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41. Judgment order degree other than those mentioned in section 41 are relevant if they relate to matters of public nature relevant to the inquiry, but such judgment order degree are not conclusive proof of that which they state. एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों कि ए सू बी, ए ने बी पर केस किया फॉर ट्रेसपास ऑफ हिज लैंड, कि उसके जमीन पर बिना परमिशन किया गया। बी एलिजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट ऑफ वे ओवर हिज लैंड, बी बोलता नहीं, यहाँ तो सभी लोग जाते हैं, यहाँ से रास्ता मिलना चाहिए, यहाँ से किसी को जाने से रोक नहीं सकते क्योंकि बरसे से लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो ये जमीन इतना रास्ता छोड़ करके इनका जमीन होगा। विच ए डिनाई, जो कि ए डिनाई करता है, तो ये डिनाई करता है कोई बात नहीं, लेकिन बी जो बोलता है कि यहाँ रास्ता होना चाहिए, अब वर्षों से लोग जा रहे हैं, आज ये रास्ता नहीं रोक सकते, तो रिलेवेंट फैक्ट है। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिग्री इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट, मतलब बी के फेवर में आ गया। इन सूट बाय ए अगेंस्ट सी फॉर ट्रेसपास ऑफ द सेम लैंड पे सी पर भी केस किया था और ये डिग्री दे दिया कि नहीं, ये आप आम रास्ता माना जाएगा, तो बी पर क्या नया केस चलेगा? यदि नया केस चलेगा भी तो ये जजमेंट दिखाओ और सेम जजमेंट लिख देगा कि ऑलरेडी मैटर एडजुडिकेटेड एंड द सेम लैंड कंसीडर्ड एज पब्लिक पाथ। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 43, जजमेंट इटसेट्रा अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 40, 41, 42 व्हेन रिजल्ट। तो बोलता है जजमेंट ऑर्डर डिग्री अदर देन द मेंशन्ड इन सेक्शन 40, 41, 42 आर रिलेवेंट अनलेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सच judgment order or degree is a fact in issue or relevant fact under the other provision of this act. अब एग्जांपल देखते हैं इसका कि A and B separately sue C, A B अलग अलग C पर केस कर दिए हैं फॉर लाइबल में लिख करके मानहानि करना, और सिलेंडर मैन ने गाली दे करके मानहानि करना, और बैटरी मतलब मारना, असॉल्ट करना। तो लाइबल मीन्स आप ये मानहानि मानो, विच रिफ्लेक्ट अपॉन ईच ऑफ देम, है ना। ए और बी ने अलग अलग सी पर केस किया है मानहानि का। सी इन ईच केस says that the matter alleged to be libelous is true.
C in each case says that the matter alleged to be libelous is true, and circumstances are such that it is probably true in each case, in or in neither. अब ए में जो बोलता है कि या तो बोलेगा कि इसने हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाया है मानहानि का, लाइबल का, वो या तो सही है, तो ए और बी दोनों का सही है, या दोनों का गलत है। A obtained a degree against C for damages on the ground that the C failed to make out his justification. A obtained a degree against C for damages on the ground that C failed to make out his justification. तो A को मान लो केस जीत गया तो damages लेगा, and the fact is irrelevant as between B and C. तो B और C के केस तो अलग चलेगा, क्योंकि मानहानि किया है तो एक ही समय पे दोनों को गाली दिया है, तो एक ही केस में जो ज्वाइंट ट्रायल होगा। अलग अलग गाली दिया है तो ए का अगेंस्ट ए जीत गया कि सी के अगेंस्ट जीत गया कि हाँ गाली दिया आप डैमेज दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सी जीत गया। यहाँ मैटर अलग है ना, दोनों को अलग अलग समय गाली दिया, दोनों अलग अलग साबित करो। अब चलते हैं दोस्तों सेक्शन 44, फ्रॉड और कोलूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट, इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव्ड। अब ऐसा नहीं कि यदि आप अपील में गए तो वहां पर ये भी बोल सकते हैं कि सर इसमें फ्रॉड हुआ है जजमेंट में, और जजमेंट प्राप्त करने में जज साहब अब किसी को प्रलोभन दिया गया या जज साहब इंटरेस्टेड पार्टी हैं, ऐसा आप कुछ बोल सकते हो, जो है फैक्ट है वो बोलो। और इनकम्पिटेंस ऑफ कोर्ट, सर ये तो मामला सेशन ट्रायल का है, सॉरी, और ये जेम एफसी कर दिए हैं या सीजीएम साहब ने ट्रायल कर दिए हैं, वो इनकम्पिटेंट हैं, ये ट्रायल एडीजे या डिस्टिंग्विश्ड सेशन जज के पास होना चाहिए था। इस तरह से आप बातें बोल सकते हैं। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का ओपिनियन है वो रिलेवेंट फैक्ट है, हालांकि वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, फिर भी वो रिलेवेंट फैक्ट, ये एक्सेप्शनल केस में है। सेक्शन 45 में when the court has to form opinion upon a point of foreign law, फॉरेन लॉ माना है तो फॉरेन लॉ के जो जानकार है वो बोलेगा तो रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा भाई। यदि दूसरा पार्टी रिवर्ट करता है तो कोरोबोरेशन के लिए अपना फैक्ट लाया जाएगा। और ओपिनियन अपॉन ए पॉइंट ऑफ साइंस और आर्ट एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग के बारे में जो हैंडराइटिंग का जानकार है, उसका हैंडराइटिंग से अवगत है, वो विशेषज्ञ है, वो एक्सपर्ट है। और फिंगर इंप्रेशन जो पढ़ता है, जानकार है, उसको वो विशेषज्ञ है, उसके ओपिनियन को वैलिड माना जाएगा, रिलेवेंट माना जाएगा। ओपिनियन अपॉन द पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन सच फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, क्वेश्चन एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग, फिंगर इंप्रेशन, रिलेवेंट फैक्ट। जो फॉरेन लॉ का एक्सपर्ट है, जो लॉ का एक्सपर्ट है, जो साइंस में एक्सपर्ट है, जो आर्ट में एक्सपर्ट है, फिंगरप्रिंट है, उसका हैंडराइटिंग किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का हैंडराइटिंग से अवगत है, परिचित है, तो वो वहाँ एक्सपर्ट है। वो जो बोलता है पूरा स्टडी करके, ध्यान से देख करके, तो वो क्या होगा, रिलेवेंट फैक्ट होगा। क्वेश्चन इज वेदर डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एज टू सिम्पटम प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइजन बाय व्हिच ए इज सपोज्ड टू हैव डाइड आर रिलेवेंट। ये जहर खाने के बाद मरा है, तो जहर, उस जहर को खा, उसका सिम्टम क्या था, तो ये था। अब एक्सपर्ट से पूछा जाएगा कि ये जहर खाने से क्या सिम्टम होता है, तो ये जहर खाने से ऐसे ऐसे सिम्टम है, दोनों मैच कर गया, तो क्या है, रिलेवेंट फैक्ट। तो ऐसे कोरोबोरेटेड भी हो गया, रिलेवेंट फैक्ट तो माना ही जाएगा उसका। तो इसी जहर खाने से मरा है तो इसने जहर दिया। अब 45A, ये 2009 में जोड़ा गया है दोस्तों। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 अमेंडमेंट हुआ होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, 27 अक्टूबर 2009 में इसको जोड़ा गया। क्या, ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के जो एक्सपर्ट हैं उसके संबंध में बोलेंगे। जैसे हैदराबाद लैब में जाएगा और लैब बताएगा कि जो वीडियो का क्लिप ओरिजिनल है, डॉक्टर्ड है, फैब्रिकेटेड है, कंकॉक्टेड है, तो वो जो बोल दिया वो फाइनल
और वो एक्सपर्ट का ओपिनियन है, इसलिए वो रिलेवेंट माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों कि ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग वेन रिलेवेंट, जो भी व्यक्ति चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, किसी का भाई है बचपन से वो उसका हैंड राइटिंग देखते आया है, वो अनपढ़ है और उसको बाद में बुलाया गया कि ये सिर्फ आपको पहचानना है कि किसका हैंड राइटिंग है, तो बोलेगा ये तो मेरा भाई का, तो क्या है वहाँ एक्सपर्ट है, तो उसका ओपिनियन है जो रिलेवेंट हो जाएगा। तो ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग वेन रिलेवेंट कब रिलेवेंट होगा, जब उसको अवगत हो, उसका नॉलेज हो, उसने पहले से बहुत सारा उसका हैंड राइटिंग देख रहा हो, तभी पहचान पाएगा। विद्वान होने की यहाँ जरूरत नहीं है, अनपढ़ भी यहाँ ओपिनियन उसका, अनपढ़ भी एक्सपर्ट हो जाएगा, उसका ओपिनियन रिलेवेंट होगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सेक्शन 47A, ये बाद में इंसर्ट किया गया है 17 अक्टूबर 2000 में बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 द्वारा। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग का मामला होगा, क्योंकि वो सब 2000 के बाद ही आया है। तो 47A में है ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वेयर रिलेवेंट व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब होता है दोस्तों पेपर में साइन नहीं, डॉक्यूमेंट है पेपर में साइन होता है, और तब रिलेवेंट है, तब कॉन्ट्रैक्ट बना। आजकल डिजिटल है, ठीक, अब वो साइन कैसे करेगा, तो एक अमेरिका में है, एक न्यू दिल्ली में है, तो साइन कैसे होगा, तो डिजिटली साइन करता है और कॉन्ट्रैक्ट हो गया अरबों रुपया का। तो कहता है कि आप बाद में बोला कि नहीं मैं तो साइन नहीं किया, मैं नहीं कब न्यूयॉर्क गया, मैं तो साइन ही नहीं किया। तो यहाँ देखिए वो साइन किया है और पकड़ा जाएगा, और कौन गवाह बनेगा, जो इसका एक्सपर्ट है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो नॉलेज रखता है, एक्सपर्ट है, और सॉफ्टवेयर का स्पेशली, वो बताएगा कि नहीं ये सिग्नेचर किया है, तो इसी के आईडी से सिग्नेचर हुआ है, और सिग्नेचर मैच करेगा वो तो दूसरा बात, वो तो अनपढ़ भी जो इसके सिग्नेचर सब गए थे वो सिग्नेचर इसका मैच करेगा। तो कहता है व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, द ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटी हैज इशू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज ए रिलेवेंट फैक्ट। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करेगा कि किसका सिग्नेचर है, तो वो रिलेवेंट फैक्ट है। और सर्टिफाइड जो अथॉरिटी करेगा वो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट की ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेरा है, और वो सर्टिफिकेट पे साइन करेगा, तो वो जो है वो रिलेवेंट फैक्ट है। ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट ऑफ कस्टम, तो वो भी रिलेवेंट फैक्ट है 48 में। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम और राइट, द ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सच कस्टम राइट ऑफ पर्सन हु वुड बी लाइकली टू नो इट्स एग्जिस्टेंस ऑफ इट एग्जिस्टेड आर रिलेवेंट फैक्ट। अब कोई बूढ़ा आदमी है, बोला कि